हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे NCF 2005 का चैप्टर 1। देखिए चैप्टर 1 के प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हैं और प्रॉपर उस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तरह से जो NCF का पार्ट नंबर 1 है, यानी कि चैप्टर 1 जो है उसका निचोड़ मैंने इस वीडियो में पूरा आपको बता दिया है। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पेपर में और इससे आपकी एक बहुत अच्छी समझ बनेगी। साथ ही साथ ये पेडागोजी के क्वेश्चंस करने में या जो एजुकेशनल मेथोडोलॉजी जो आपकी आती है उनके क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ ये बता दूं कि CTET हो या UP TET हो या HTET हो, NCF जो है एक पूरी तरह से रूपरेखा है, पूरे नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये हर तरह के एग्जाम जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे इसमें CTET हो, DSSB हो या फिर आपका KVS हो, UP TET हो, सुपर टेट हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर ज़रूर देखें और साथ ही साथ NCF आप खुद भी डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। जब आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके चैप्टर 1 को पढ़ेंगे तो आपकी समझ बहुत अच्छी बन जाएगी। और आई डोंट थिंक सो कि अगर उससे एक भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। आप हर क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत ही सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो गाइज, इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने NCF के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं ये आपको डिटेल में समझाया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर 1। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, इससे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 1। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं गाइस, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगी। पॉइंटर्स मैंने जैसे आपको ताकि आप वीडियो देखें तो आपको एकदम से हाईलाइट हो जाए कि हाँ ये चीज़ें NCF 2005 के फर्स्ट चैप्टर में हैं, तो इससे आपको एकदम से कनेक्ट होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए NP 1986 जो है उससे करिकुलम को रीडिज़ाइन करने की मांग की जाती रही है। देखिए NP नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 से पहले 68 में एक पॉलिसी आई थी, यानी कि 1968 में पॉलिसी आई थी। लेकिन उस पॉलिसी से जब वो पॉलिसी आई थी तो उस टाइम पे जो ये एजुकेशन का मुद्दा था ये स्टेट्स का मुद्दा होता था। और क्या होता था कि स्टेट्स को अपनी पूरी पावर थी कि वो किस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन करते हैं, या रूल्स रेगुलेशन सब स्टेट्स की जिम्मेदारी थी। यानी कि स्टेट के जो एजुकेशनल बोर्ड्स होते थे वो डिसाइड करते थे टेक्स्ट बुक का क्राइटेरिया, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, सिलेबस, तो सब। लेकिन जब NP 1986 आई उस टाइम तक जो है ये एजुकेशन का मुद्दा कंकरेंट लिस्ट में शामिल हो चुका था, यानी कि समवर्ती सूची में शामिल हो चुका था। तो अब ये केंद्र का भी मुद्दा था, साथ ही साथ स्टेट का भी मुद्दा है। समवर्ती सूची के अंदर जो भी विषय होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्टेट और सेंटर जो है मिलकर उन चीज़ों को देखते हैं। तो अब एजुकेशन किसका हिस्सा है, स्टेट और सेंटर दोनों इसमें कोऑपरेट करते हैं। तो ये NP 1986 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था क्योंकि ये पहली ऐसी पॉलिसी थी जो जस्ट आफ्टर कि जब वो शामिल हुआ एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, उसके जस्ट बाद ही आई थी। तो इसके बाद पहली चीज़ थी जो नेशनल पॉलिसी थी, पूरे एजुकेशन नेशनल लेवल पे एक एजुकेशन सिस्टम को, करिकुलम को कैसे डिज़ाइन करना है, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर थी। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो देखिए हुआ क्या कि NP 1986 से करिकुलम को रीडिज़ाइन करने की मांग की जाती रही है। कि जितने भी आपको बताया कि 4 NCFs आ चुके हैं, अब तक 4 NCF आ चुके हैं। पहला 1975 में आया था, दूसरा 1988 में आया, फिर तीसरा आया 2000 में और फिर उसके बाद आया 2005 में। तो 4 टोटल NCFs आए थे। तो इसमें हमेशा डिमांड की जाती है कि आप हमेशा अपने एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू करें, रीडिज़ाइन करें करिकुलम को, ताकि जितने भी चेंजेस होते हैं उनका आप समायोजन कर सकें अच्छे से। तो इसको रीडिज़ाइन करने की मांग की जाती रही और शिक्षा की जो राष्ट्रीय प्रणाली है, यानी कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया जा सके, इसलिए इसमें बार बार डिमांड की गई कि आप जो जितने भी ये करिकुलम आप डिज़ाइन करते हैं इनको बार बार आप रिव्यू करते रहिए। फिर आज़ादी के बाद से देश में शिक्षा में व्यापक सुधार किया गया। तो इसके चैप्टर 1 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया गया है कि कितने स्कूल्स बनाए हम लोगों ने और क्या क्या डेटा था। हालांकि वो आपके लिए याद करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो चेंज होता रहता है डेटा। तो इसमें एक प्रॉपर दिया हुआ है कि कितने लोग रिहायशी स्कूलों में, रिहायशी इलाकों में रहते थे और उसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय कितने थे या विद्यालय कितने थे, ये आपको इस चैप्टर में मिलेगा। जो कि मैंने सारा इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो फैक्ट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बेसिक मामला ये है कि आज़ादी के बाद जो है शिक्षा में व्यापक सुधार किया गया था। मतलब स्कूल्स खोले गए, फिर इंक्लूजन हुआ, गर्ल्स को भी बढ़ावा दिया गया पढ़ाई के लिए। साथ ही साथ विदिन 1-3 किलोमीटर के अंदर कोशिश की गई कि हम स्कूल स्थापित करें ताकि हर बच्चा स्कूल में जा सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो हमारी समस्याएं बनी रही, मतलब कि परंतु कुछ समस्याएं हमेशा बनी रही। लेकिन इतना सब कुछ आज़ादी के बाद फोकस किया गया एजुकेशन के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो बनी रही। तो देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है जिनका जिक्र NCF 2005 के फर्स्ट चैप्टर में किया गया है।
सो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। लैक ऑफ लिटरेसी रेट, लिटरेसी स्किल्स, मतलब कि जितने भी आपकी लिटरेसी स्किल्स होती है, पढ़ना लिखना कैलकुलेट करना या अरिथमेटिक हो गया, ये सारी स्किल्स जो हैं, मतलब जो लोग पढ़ते थे उनके अंदर इन स्किल्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता था, मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ रही थी। आप क्वांटिटी तो दे रहे थे, आप स्कूल्स बढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को ज़्यादा एंटर कर रहे हैं स्कूल में, लेकिन लिटरेसी स्किल्स जो हैं उनमें डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बच्चे पास तो हो रहे हैं लेकिन जो लिटरेसी स्किल्स है वो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। लिटरेसी मतलब जो साक्षरता स्किल्स जो होती हैं उनकी बात है यहाँ पर, साक्षरता कौशल कह सकते हैं आप, वो लिटरेसी स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो वो डेवलप नहीं हो पा रही थी, इसलिए पढ़ना लिखना ये सब इसके अंदर आता है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ये सारी चीज़ें। उसके बाद ड्रॉप आउट्स, मतलब स्कूल छोड़ रहे थे बच्चे। अगर बच्चा फर्स्ट में एंटर हुआ है तो देखा जा रहा है कि 5वीं में स्कूल छोड़ दिया काफ़ी बच्चों ने 7वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया। तो इस तरह से ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती रही है हमेशा से इंडिया में। मतलब ये ड्रॉप आउट्स की जो प्रॉब्लम है ये आज तक इंडिया जो है इससे जूझ रहा है कि आप बच्चों को एंट्री तो दे देते हैं, आप कोशिश भी करते हैं पूरे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, आप पब्लिक के थ्रू पूरा कोशिश करते हैं कि बच्चे स्कूल में एंटर करें, एडमिशन ले, लेकिन वो पूरी जो 12th लेवल तक का एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उससे पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये ड्रॉप आउट जो है एक समस्या हमेशा से बनी रही है। फिर जो रूरल स्कूल से, मतलब गाँव के स्कूल से, जो ग्रामीण स्कूल से, वो मल्टी ग्रेड होते थे, वो आज भी मल्टी ग्रेड है। मतलब कहने का ये मतलब है जितने भी दूर दराज के गांव हैं उनमें क्या होता है कि एक ही ग्रेड के अंदर हर एज का बच्चा आ गया, कोई 5 साल का 10 साल का बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ रहा है, उसके साथ साथ उनकी एबिलिटीज़ अलग अलग हैं लेकिन फिर भी आपको वहीं पढ़ाना पड़ रहा है। तो एक तरह से मल्टी ग्रेड सिस्टम भी अपने आप में एक प्रॉब्लम बना हुआ है टीचर्स के लिए, क्योंकि देखिए आपको एज के अकॉर्डिंग तो उनको मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट क्लास में 5th क्लास का बच्चा भी पढ़े, जो 5th क्लास में पढ़ने लायक है लेकिन वो फर्स्ट क्लास में पढ़े, तो उस टाइम पे दिक्कत आ जाती है क्योंकि आपको डील करना है हर तरह के बच्चे से। तो ये ऑब्वियसली एक टीचर्स के लिए चैलेंज बन चुका है। और साथ ही साथ टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे तो 80-80 बच्चों की क्लास है जिसमें सिर्फ एक ही टीचर है। तो ऐसे में आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे देंगे? तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है हमेशा से बनी रही है। उसके बाद लर्निंग इज आइसोलेटेड एक्टिविटी, मतलब इसमें यही है कि कनेक्टेड नहीं होती है लर्निंग बच्चे की रियल लाइफ से। आप क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या सीख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि बाहर की दुनिया से उसका क्या रिलेशन है। तो हमने क्लासरूम्स में लर्निंग को एक आइसोलेटेड एक्टिविटी बना दिया है, मतलब बिल्कुल एक अलग थलग पड़ गई है क्लासरूम की लर्निंग, और जो बाहर की दुनिया का ज्ञान होता है वो अपने आप से अलग हो गया है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो ये लर्निंग जो है ये आइसोलेटेड एक्टिविटी हो गई है। उसके बाद स्कूल्स डिस्करेज क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनसाइट्स। तो देखिए जो क्रिएटिव थिंकिंग मतलब सृजनात्मक, जो रचनात्मक थिंकिंग होती है, और इनसाइट्स मतलब अंतर्दृष्टि होती है, इसको बच्चों में हमेशा डिस्करेज करते हैं स्कूल्स, हमेशा नंबर्स के पीछे भागते हैं, बच्चों को कुछ नया क्रिएट करने नहीं देते। आपने जो बताया है आपको उन्हीं पॉइंट्स पे काम करना है। टीचर ने जो आंसर बताया है, बेसिकली मैं प्राइवेट स्कूल की बात करूंगी तो प्राइवेट स्कूल में ये बहुत अच्छी एक उन्होंने अपनी प्रथा बना ली है अपने फायदे के लिए, जो कि हमारे लिए तो नुकसानदायक है, बच्चों के लिए बहुत बेकार है लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी है। तो वो उन लोगों ने क्या किया है कि बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग और इनसाइट्स को बिल्कुल खत्म करके छोड़ दिया है। मतलब आप सेट पैटर्न है, आपको यही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये आपको चीज़ रटाई गई है। और इवन प्राइवेट स्कूल्स ने इसको कितना कमर्शियलाइज कर दिया एजुकेशन को, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है और इनसाइट है वो बच्चों की डेवलप करने की कोशिश नहीं की जाती है। वन वे कम्युनिकेशन होता है, क्लास में बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, मोस्टली बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, 2-4 बच्चे जो एक्टिव होते हैं बोलते हैं। तो इस तरह से वो डिस्करेजमेंट होती है, मतलब बच्चा फिर अपनी स्किल्स जो है वो शो नहीं कर पाता है। तो इस एनसीएफ के इस चैप्टर 1 में इस प्रॉब्लम को भी हाईलाइट किया गया है कि क्रिएटिव थिंकिंग और इनसाइट जो है वो स्कूल जो है उसको डिस्करेज करते हैं, उसको बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ फ्यूचर फोकस्ड है, मतलब कि आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि आपको आने वाले भविष्य में क्या करना है और इसके लिए इसको आप अभी इसको मार्क्स ज़्यादा लाइए अपने सब्जेक्ट्स में, और आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग को बिल्कुल एक तरह से डिस्करेज किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो प्रेजेंट में बच्चा जो कर रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और उसको ये बताया जाता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको साइंस फिजिक्स के चैप्टर्स रटने पड़ेंगे, आपको नंबर बहुत अच्छे लाने पड़ेंगे, आपको जेईई का एग्जाम देना है। तो इस तरह के जो बर्डन है, जो ये एजुकेशन सिस्टम बन गया है फ्यूचर फोकस्ड, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो भविष्य पर आधारित है और वर्तमान को एक तरह से नेग्लेक्ट कर रहा है कि असल में अभी इस टाइम पे बच्चे की क्या नीड है। क्या बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो उसको ज़बरदस्ती है कि आप क्वेश्चन आंसर ही लर्न कराएंगे? नहीं, आप रट के लिखो, आप पढ़ने की स्किल उसकी डेवलप नहीं हुई है लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर उसको कराने हैं क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाने हैं। और इसमें सिर्फ टीचर्स या स्कूल से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसमें पेरेंट्स पे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पेरेंट्स भी हमेशा ये एक्सपेक्टेशन करते हैं बच्चों से कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे,
इस पर डिपेंडेंट होके वो आज का बच्चों का आज जो है वो निर्धारित कर देते हैं अपनी मर्जी से। तो प्रेजेंट प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट किया जाता है, फ्यूचर पे फोकस्ड है हमारा एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद डिस्करेज ह्यूमन कैपेसिटी टू क्रिएट न्यू नॉलेज। तो ये मैंने क्रिएटिव थिंकिंग की बात अभी की थी कि ह्यूमन कैपेसिटी मतलब ऑब्वियसली मानव के अंदर सोचने की बहुत क्षमता होती है, अपने सोच से तो वो इतना सब कुछ कर पाया है, एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया या गाड़ियों का आविष्कार कर दिया, ये सब मानव की सोच ही है। तो इसको जो है स्कूल्स डिस्करेज करते हैं आजकल, पपेट बना के रख दिया बच्चों को और न्यू नॉलेज को क्रिएट करने नहीं दिया जाता है। ये मैं एक ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन एक नॉर्मल व्यू दिया है एनसीएफ ने कि ऐसा होता है, बेसिकली ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है इंडिया में। तो इन प्रॉब्लम्स पे जो है फोकस किया गया और एनसीएफ ने फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की कि भाई आप किस तरह से जो है शैक्षिक उद्देश्य मतलब एम्स ऑफ एजुकेशन आपके क्या होने चाहिए और आप कौन से एक्सपीरियंस बच्चों को देना चाहते हैं और टीचर किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी शो करे बच्चों को सिखाने में। मतलब कि अगर आपको एक बच्चा उस आपके एक तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो आप दूसरा एक तरीका प्लान कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको भी हमें क्या करना है, मान्यता देनी है। और कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये शैक्षिक उद्देश्य जो है मतलब कि जो हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन है क्या वो एक्चुअल में हम मतलब सिद्ध कर पा रहे हैं, क्या वो हम 100% पूरा कर पा रहे हैं जो हमारा एम था वो। तो यही है क्वालिटी एजुकेशन का मेजरमेंट। तो एनसीएफ 2005 जो है इस तरह की गाइडलाइंस जो है देता है स्कूल्स को, टीचर्स को या करिकुलम डिज़ाइनर्स जो होते हैं या फिर सिलेबस डिज़ाइनर्स जो होते हैं उन सबको इस तरह की समझ प्रोवाइड करता है। और ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी पहले आपको बताई थी इन पर फोकस करता है। अभी हम देखेंगे कि इसके बाद क्या मतलब इस चैप्टर में और क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए एनसीएफ 2000 जो है 2005 से पहले बना था। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि उसमें भी हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की थी या उसमें भी काफ़ी चीज़ें नई थी, लेकिन एनसीएफ 2000 आने के बाद भी चीज़ें चेंज नहीं हुई। मतलब कि वो जो डोमिनेशन था एक तरह से एग्जामिनेशन का, टेक्स्ट बुक का, टीचर्स का या पूरे एक स्कूल का डोमिनेशन था बच्चे के ऊपर, वो कम नहीं हुआ। इसीलिए हमने उसको रिव्यू किया और उसके बाद हमने एक नया एनसीएफ निकाला। तो बच्चों पर बढ़ते पाठ्यचर्या के बोझ की समस्या को देखने के लिए एनसीएफ 2000 का रिव्यू किया गया कि आखिर इसमें क्या कमियां थी जो आज तक हम वो टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पाए हैं क्वालिटी एजुकेशन का, जिसमें बच्चे को एक एक्टिव लर्नर बनाया जाए। तो एनसीएफ 2000 को जो है वो रिव्यू किया गया। अब रिव्यू करते वक्त जो है ये चीज़ें ध्यान में लाई गई कि एक यशपाल कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो कि 1993 में आई थी। सॉरी इट्स रिटन 1999 बट एक्चुअली इट इज़ 1993, टाइप करते वक्त थोड़ा सा एरर हो गया। सो 1993 में जो है यशपाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1992 में इसको सेटअप किया गया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। और यशपाल कमेटी में टोटल 8 मेंबर्स थे और उनको ये देखना था कि आखिर शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन कैसे लाया जाए और मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रही है आज के एजुकेशन सिस्टम। तो उस टाइम पे बोला गया, यशपाल कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो लर्निंग विदाउट बर्डन, तो इस रिपोर्ट को फेमसली हम बोलते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। तो शिक्षा बिना बोझ के का मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो स्कूल में लर्निंग हो रही है वो बिल्कुल भी जॉयफुल नहीं है। तो जॉयफुल लर्निंग होनी चाहिए। हम एक तरह से सूचना को ज्ञान समझने लगे हैं, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि आप जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को और वही नॉलेज है, वो एक्चुअल में नॉलेज नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे कर रहा है बच्चा और वो जो बच्चा जो है वो कैसे ग्रहण कर रहा है और कैसे समझ रहा है, इस पर इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। आपने टेक्स्ट बुक्स में चेंज कर दिया, सिलेबस को बढ़ा दिया, आपने बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स लगा दी हैं, लेकिन ये सब जो है इनसे क्वालिटी एजुकेशन जो है एश्योर नहीं होती है। तो इस रिपोर्ट ने बेसिकली यही कहा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक बच्चों को आनंदपूर्ण अनुभव नहीं होगा स्कूल में, तब तक हम उनके बारे में इस समझ को नहीं बदल सकते कि बच्चे ज्ञान के ग्रहण करता मात्र हैं और पाठ्य पुस्तक ही परीक्षा का आधार है। तो एक तरह से पाठ्य पुस्तकों को ही जो है जो उस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था वो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड था और टीचर सेंटर्ड था, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड नहीं था। तो बेसिकली यशपाल कमेटी ने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें इस पूरे टीचिंग लर्निंग सिस्टम को चाइल्ड सेंटर्ड बनाना होगा, मतलब कि बालक केंद्रित बनाना होगा, और इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी लर्निंग विदाउट बर्डन। अब दिस कमेटी हैड टॉक्ड अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात भी की इस कमेटी ने। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज थ्रू टेक्स्ट बुक। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि टेक्स्ट बुक पे एक तरह से ये चीज़ें चली थी कि भाई टेक्स्ट बुक को बदला जाए, टेक्स्ट बुक में ज्ञान को एकदम से भर दिया जाए और फिर वही ज्ञान जो है बच्चों पर एक तरह से थोपा जाए। तो इसमें क्या हुआ था कि टेक्स्ट बुक में चेंज लाया गया, मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स आ गई और एनसाइक्लोपीडिया में इंक्रीज हुआ और ये सारी चीज़ें हुई। तो इससे क्या हुआ कि एक्सप्लोजन हो गया और इससे लगा सबको कि बस अब तो क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी। साथ ही कंपटीशन बढ़ा दिया गया, यानी कि मार्क्स को जो है बहुत इसका बेसिस बना दिया गया, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया क्लासरूम्स का, स्कूल्स का।
तो बच्चा ऐसे कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में जो है ग्रो नहीं कर सकता है। अगर आप बच्चों में डायरेक्ट कंपटीशन की भावना लाएंगे तो ऑब्वियसली बड़ा कौन ज़्यादा नंबर ला रहा है, कौन कम नंबर लेके आ रहा है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। फिर कंपैरिजन स्टार्ट होते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा अच्छा है, ये बच्चा थोड़ा ख़राब है, ये नालायक है। तो इसने कहा कि जो कंपिटिटिव एनवायरनमेंट बन गया है क्लासरूम्स का, इसको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद रोट मेमोराइजेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि सिर्फ रटने की पावर पर ध्यान दिया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि बच्चा समझ भी पा रहा है उस चीज़ को या नहीं समझ पा रहा है। हमें बच्चे के लेवल तक जाने की ज़रूरत है उसको समझाने के लिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। इस तरह की काफ़ी दिक्कतों के बारे में यशपाल कमेटी ने जो है बात की थी कि मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकें आ गई हैं और उसमें जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों को केंद्र में रखकर उन्हें संबोधित करने की व्यवस्था असफलता का बिल्कुल प्रतीक है। मतलब कि इससे इतना बड़ा पाठ्यक्रम लेकर आप आ गए हैं, मोटी मोटी पाठ्य पुस्तकें लेकर आ गए हैं, तो इससे जो है ये श्योर नहीं होता कि बच्चा जो है क्वालिटी एजुकेशन ले रहा है। तो बेसिकली कुछ ऐसी ही दिक्कत ही यशपाल कमेटी की रिपोर्ट में बोली गई थी और ये इस चैप्टर में एनसीएफ में थोड़ी डिस्कस की गई हैं। आप डिटेल में बिल्कुल पढ़ें और इससे आपको बहुत अच्छी समझ बनेगी। तो एनसीएफ के बारे में इस तरह के विचार जो हैं इसमें दिए गए हैं कि यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आधार बनाया जाए अगला एनसीएफ जो है डिज़ाइन करने के लिए। ये बात सामने आई जब 2000 एनसीएफ 2000 का जब हम रिव्यू कर रहे थे तो उस टाइम पे ये चीज़ें सामने आई कि जो यशपाल कमेटी कहती है लर्निंग विदाउट बर्डन जो है कि शिक्षा बोझ के बिना होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ बस्ते का बोझ या किताबों का वैसा बोझ नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। आप क्वान्टिटी तो बढ़ा रहे हैं, आप मोटी मोटी किताबें लेकर आ रहे हैं, लेकिन बच्चा उसे समझ कितना पा रहा है, वो क्या उस कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहा है, तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग मेथड को चेंज करना और काफ़ी चीज़ें जो चाइल्ड सेंटर्ड है वो यशपाल कमेटी में बोली गई थी। अब हम नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं, वो है MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी के बारे में अब हम देखेंगे। देखिए इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी के बारे में बात की गई है इस एनसीएफ के फर्स्ट चैप्टर में, नई तालीम के बारे में। अब नई तालीम है क्या? महात्मा गांधी जी का जो बेसिक एजुकेशन का कंसेप्ट था उसके अंदर ये नई तालीम है। मतलब एक नई तरह की आप शिक्षा देंगे जिसमें बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, सेल्फ रिलायंस बनाया जाएगा, साथ ही साथ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति का आत्मसम्मान भी जो है वो साथ साथ चलना चाहिए एजुकेशन के। अगर बच्चे का आत्मसम्मान ही उसके साथ नहीं रहेगा तो फिर बच्चा किस तरह से लर्निंग करेगा। तो मतलब ये गांधी जी की बेसिक जो शिक्षा थी। अब उसमें और भी विचार थे, नॉन वायलेंस का विचार था, असहयोग का था, या फिर अहिंसा का विचार था, या फिर मदर टंग में पढ़ाई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उन्होंने कहा था कि बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मदर टंग में ही होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, अंग्रेजी या कोई और लैंग्वेज उस पर थोपनी नहीं चाहिए। जितना हो सके उसके लोकल लैंग्वेज जो है उसकी मदर टंग है उसमें पढ़ाना चाहिए। और एक साथ काम करने की भावना, वर्किंग टुगेदर, सब एक साथ मिलकर काम करें। जैसे उन्होंने कहा था ना कि चरखा चलाओ, सब मिलकर काटेंगे और इस तरह से चरखा चलाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन को इंक्रीज़ करेंगे। वोकेशनल एजुकेशन की हम बात करते हैं जैसे कि अगर बच्चे को आप शिक्षा के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चरखा चलाना, ये सारी चीज़ें भी सिखाएं ताकि क्या हो सके कि बच्चा अपने आगे वाले जीवन में जब वो बड़ा हो जाए तो सेल्फ रिलायंट बन सके और अपनी जो जीवन निर्वाह की लिए जो कमाई है वो खुद कर सके। तो ये बेसिकली गांधी जी का मानना था और इसमें दिया गया है। उसके बाद एनसीएफ के इस चैप्टर में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो आया था 1952 और 53 में, उसकी बात की गई है। साथ ही साथ एजुकेशन कमीशन जो 1964 और 66 है, कोठारी कमीशन जो इसको बोलते हैं, फेमसली इसका नाम है कोठारी कमीशन, उसकी बात की गई है। बोथ कमीशंस, दोनों ही कमीशंस जो हैं फोकस्ड ऑन नेशनल डेवलपमेंट, दोनों ही राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं कि मतलब हमें किस तरह से अपने राष्ट्र का निर्माण करना है शिक्षा के थ्रू। तो दोनों ही कमीशंस इसकी बात करते हैं। ये बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। आगे देखते हैं और क्या बात की गई है। देखिए टिल 1976 यानी कि 1976 तक एजुकेशन वो स्टेट्स मैटर, मतलब एजुकेशन एक तरह से पूरा स्टेट का मैटर था। राज्य सरकारें देखती थी अपने राज्य की एजुकेशन सिस्टम को। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल था कि वो सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। हालांकि इससे पहले जो है एनसीएफ 1975 या एनपी 1968 पॉलिसी आई थी 1976 से पहले, लेकिन ये केवल गाइडेंस के रूप में थी। मतलब ये बाध्यकारी नहीं थी कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी उनको फॉलो ही करना पड़ेगा जस्ट। तो वहाँ पे स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी थी अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976, उसके बाद एजुकेशन को जो है वो समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। पहले एजुकेशन जो है वो स्टेट का मैटर था, लेकिन अब ये स्टेट और सेंटर दोनों गवर्नमेंट का मैटर हो गया। तो अब तरह से फोकस किया गया कि अब पूरा जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको एक तरह से यूनिफॉर्मिटी के साथ चलाना होगा। मतलब कि जो बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर हम फोकस्ड रहेंगे। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है स्टेट्स को, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं, जितना एनसीएफ हो गया, एनसीईआरटी जो रूल्स निकालती है वो स्टेट्स को मानने पड़ते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन जो है अब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हो गया है, मतलब दोनों इसमें बराबर की भागीदारी है। देखिए ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही थी, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेशनल डेवलपमेंट करनी है, आपको अपने नेशन को आगे बढ़ाना है, तो आपको एजुकेटेड तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें केंद्र सरकार को आगे बढ़कर इसमें शामिल होना ज़रूरी भी था। तो इस तरह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो एजुकेशन है वो एडिट की गई समवर्ती सूची में। अब और देखते हैं क्या इसमें बोला गया है। देखिए इसके फर्स्ट चैप्टर, एनसीएफ के फर्स्ट चैप्टर में ये बातें दी गई हैं, ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, ये ऑब्वियसली डिस्कस किया गया उसमें। सो पहली बार जो है नेशनल लेवल पे एनपी 1986 में जो है शिक्षा पर पूरे देश में एक राष्ट्रीय नीति बनाएगी, जिसको हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट आफ्टर एडिंग द एजुकेशन सिस्टम इनटू कंकरेंट लिस्ट, मतलब संवर्धित सूची में शामिल करने के बाद जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसने सिफारिश की कि पूरे देश की जो स्कूली पाठ्य चर्चा यानी कि पूरे देश का जो करिकुलम है, कि उसके मूल में एक सर्व सामान्य तत्व हो, मतलब कि एक बेसिक फिलॉसफी हो, उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो बेसिक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहें, तो स्टेट और सेंटर दोनों जगह पर ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट अपनी मर्जी से वहाँ पर टीचर सेंटर्ड या टेक्स्ट बुक सेंटर एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं। तो एनपी 1986 आई। 1986 के एनपी के बाद एनसीएफ 1988 फॉर्मुलेट किया गया। एनसीएफ 1988 जो है लॉन्च किया गया। और इसमें क्या हुआ, अब इसमें हुआ क्या कि इट इंक्रीज द करिकुलर लोड, मतलब इसने एक तरह से पाठ्यचर्या का जो बोझ है वो बढ़ा दिया। एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों पर स्ट्रेस बढ़ा इससे। और यशपाल कमेटी ने इस इशू को जो है अपनी 1993 की रिपोर्ट में जो है वो हाईलाइट किया था। अब ये जो करिकुलर लोड है ये बढ़ा क्यों, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि क्योंकि ओबियसली डेवलप्ड नेशन था, डेवलपिंग नेशन है इंडिया, उस टाइम पे भी था। तो उस टाइम पे पूरा नेशनल लेवल पर ये था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, टेक्स्ट बुक्स की संख्या बढ़ा दी गई, सिलेबस पे फोकस किया गया, तो ताकि जो इंडिया को जो है वो सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। डेवलपमेंट के नाम पर जो है काफ़ी जो सब्जेक्ट्स है वो इंक्रीज़ किए गए साथ ही साथ। तो इससे क्या हुआ, इसको जो है हाईलाइट किया यशपाल कमेटी की रिपोर्ट ने, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था 1993 में। उन्होंने हाईलाइट किया कि ये जो आपने टेक्स्ट बुक का ज्ञान बढ़ा दिया है, एनसाइक्लोपीडिया बढ़ा दिया एक तरह से, इसमें क्या हुआ है कि बच्चे के ऊपर जो है उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो पूर्णता से नहीं हो पा रहा है। बस सिर्फ फोकस है आपका एकेडमिक्स के ऊपर कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक, ये आपको सिलेबस कंप्लीट करना है क्योंकि देश के डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, इससे हमारा टैलेंट निकलेगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, एकदम से एक्सप्लोजन हो गया इन्फॉर्मेशन का। और एक्सप्लोजन ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण क्या हुआ कि उसको ही ज्ञान समझ लिया गया। अब यही भूल थी कि यहाँ पर बच्चे के मानसिक शारीरिक विकास या उसका इमोशनल डेवलपमेंट, इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये बेसिक प्रॉब्लम थी जो कि यशपाल कमेटी ने हाईलाइट की। फिर एनपीई 1986 के बाद फिर एनसीएफ 1988 के बाद और उसके बाद फिर यशपाल कमेटी। तो यशपाल कमेटी के बाद जो है एनसीएफ को फिर से रिव्यू किया गया उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसके बाद भी जो पाठ्यचर्या और परीक्षाओं की तानाशाही थी, यानी कि जो डोमिनेशन था एग्जामिनेशन सिस्टम का, उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो वही रिजिड रहे, पेन पेपर टेस्ट पर बिल्कुल था और एकेडमिक्स पर ज़्यादा फोकस था। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, उनकी तरफ कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि परीक्षाओं की और जो करिकुलम की जो तानाशाही थी वो बरकरार रही, कोई भी उसमें चेंज नहीं आया, या फिर कह सकते हैं कि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया एनसीएफ 2000 में। उसके बाद जो है अब यशपाल कमेटी को फिर से एक बार याद किया गया कि यशपाल कमेटी ने कहा था कि लर्निंग विदाउट बर्डन होने चाहिए। तो देखिए लर्निंग विदाउट बर्डन के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए दोबारा से एनसीएफ पर फोकस किया गया कि अब हमें फिर से एनसीएफ 2000 को रिव्यू करना पड़ेगा। और रिव्यूइंग हुई, उसमें काफ़ी प्रिंसिपल, स्कूल्स के टीचर्स और डिफरेंट एजुकेशनल ऑफिसर्स वगैरह, मतलब बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया। और उसके बाद पूरे एनसीएफ का जो रिव्यू किया गया और उसके बाद फॉर्मुलेट किया गया एनसीएफ 2005 बाय एनसीईआरटी। तो इसमें काफ़ी जो पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू थे पहले की पॉलिसीज़ के या फिर एजुकेशन के जो हैं, उनको इसके अंदर ध्यान में लाया गया कि कौन से पॉजिटिव चीज़ें थी, कौन सी नेगेटिव चीज़ें थी, और उसके बाद इसको फॉर्मुलेट किया गया। और इसके बाद 5 गाइडिंग प्रिंसिपल जो हैं, एनसीएफ हमारा 2005 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, वो मैंने पहले की वीडियो में करा दिए हैं, आपको वहाँ से देख सकते हैं। तो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल थे, जिसमें यह था कि रियल लाइफ से जोड़ना है, रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना है, और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना है। तो ये कुछ 5 गाइडिंग
प्रिंसिपल्स थे एनसीएफ के, इनको बेस बना के पूरा एनसीएफ जो है वो डिज़ाइन किया गया। देखिए अब आगे इस चैप्टर में बात की गई है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की बात इसमें की गई है। इसमें बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये था कि जितने 14 साल तक के बच्चे हैं उनको सबको आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी। इसमें सभी परिवेश के बच्चे जो हैं स्कूल में सीखने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ हो, मतलब कि आपको ये नहीं देखना है कि इसकी जाति क्या है, इसका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, मेल को ज़्यादा शिक्षा चाहिए या फीमेल को चाहिए, तो इस तरह के डिफरेंसेस जो है, डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं रखे जाएंगे। और हर तरह का बच्चा जो किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई भी सांस्कृतिक बैकग्राउंड हो उसका, कोई भी सोशल बैकग्राउंड, सामाजिक बैकग्राउंड हो उसका, इकोनॉमिक कौन से भी इकोनॉमिकल वर्ग से वो आ रहा है, मध्यम वर्ग से आ रहा है, निम्न वर्ग से आ रहा है, उच्च वर्ग से आ रहा है, उन सबको जो है क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही पाठ्यचर्या में विस्तार करके उसमें ज्ञान, कार्य, शिल्प की विभिन्न परंपराओं को शामिल किया जाएगा। केवल नॉलेज पर बेस्ड ही नहीं, मतलब सिर्फ एकेडमिक पर फोकस नहीं किया जाएगा, शिल्पकार हो गया, आर्टिस्टिक वैल्यू हो गई, एस्थेटिक वैल्यूज होगी, सारी चीज़ों को जो है वो डेवलप किया जाएगा। उसके साथ आत्मसम्मान और नैतिकता का विकास भी किया जाएगा बच्चों के अंदर, क्योंकि आत्मसम्मान और नैतिकता का विकास करने से बच्चे के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है वो आएंगी। वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो होती हैं आपकी, फ्रेटर्निटी की या इक्वालिटी की या फिर जस्टिस की, वो सारी वैल्यूज़ आप में, मोरल डेवलपमेंट जब तक बच्चे का नहीं होगा वो नहीं आ पाएगी। उसके साथ ही क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, मतलब बच्चों को पैसिव लर्नर नहीं बनाना है, उनको मोटिवेट करना है और आइडियाज़ जो है इनोवेट करने के लिए, कुछ नया जो है वो क्रिएट करने के लिए, तो उनके रचनात्मक पक्ष की ओर जो है ध्यान दिया जाएगा। उनके जो क्रिएटिव नेचर है बच्चों का वो हमें उभार कर लेकर आना है। ये बेसिकली कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं यूईई के, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और इनका ध्यान रखा गया है एनसीएफ को डिज़ाइन करने में। तो इस चैप्टर में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की गई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ऐसे में जो है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन की भावना जो है बढ़ गई है, तो बच्चों में आत्मविकास हो गया, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो इसलिए बेसिकली फोकस किया गया था कि हम एक ऐसा एनसीएफ बनाएंगे, ऐसा करिकुलम बनाएंगे जो मतलब इन चीज़ों को बढ़ावा ना दे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है बच्चों को प्रोवाइड किए। साथ ही साथ और भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, विकेंद्रीकरण या फिर पंचायती राज सिस्टम जो है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर एक जगह इकट्ठी ना हो बल्कि उसको डिवाइड किया जाए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। तो जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो हमारा पंचायती राज सिस्टम आया था, जो वो ये कहता है कि जो आपकी पॉलिटिकल पावर है वो सिर्फ स्टेट और सेंटर्स तक सीमित ना रहे बल्कि वो निचले स्तर तक पहुँचे, मतलब गांव तक पहुँचे या फिर छोटे छोटे जिलों तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे। तो ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का मुद्दा होता है। तो ये हमें बच्चों को सिखाना है, ये जो विकेंद्रीकरण की क्षमता जो है बच्चों के अंदर जो है डेवलप करनी है, कि डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो क्लास में हो, स्कूल में हो, मतलब एक जगह पे पावर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिलेबस डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको केवल सिर्फ बड़े अथॉरिटीज़ की नहीं सुननी है, आपको टीचर्स की भी सुननी पड़ेगी, प्रिंसिपल्स की भी सुननी पड़ेगी और बच्चों को भी ध्यान में रखकर उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज के जो वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ावा देना, इससे क्या होंगे कि शिक्षक जो है या स्कूल भी हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो, मतलब उनको अपने कर्तव्यों का भी जो है वो एहसास होगा। साथ ही साथ जो है बच्चा अपने परिवेश के बारे में सीख पाएगा, अगर उसको भी हम करिकुलम डिज़ाइनिंग में, सिलेबस डिज़ाइनिंग में शामिल करेंगे, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए बच्चे को भी इसमें शामिल करेंगे, तो बच्चा अपने आप को भी कुछ वैल्यू देना सीखेगा। साथ ही साथ जो करिकुलम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी भी बात की गई, जैसे कि हमें पहले नोन से अननोन पे जाना है। नोन से अननोन मतलब क्या होता है कि जो बच्चा जानता है पहले उसको समझना है, उसके बाद वो क्या नहीं जानता वहाँ तक पहुँचना है। कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर जाना है, यानी कि पहले मूर्त जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सामने हैं उसके, वो दिखाई दे रहे हैं उसको, उनको समझना है। उसके बाद अमूर्त कॉन्सेप्ट्स पर जाना है। साथ ही साथ उसके बाद हमें स्थानीय से वैश्विक की तरफ जाना है, कि लोकल चीज़ जो है पहले उसको ऑब्जर्व करना है, बच्चे के लोकल एनवायरनमेंट को देखना है। उसके बाद हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव की तरफ जाना है, कि मतलब विश्व में क्या चल रहा है। पहले बच्चे को आप लोकली तो सिखाइए कि लोकल उसका एनवायरनमेंट है, उससे उसको जागरूक कराइए, उसके बारे में जानिए, बच्चे की लोकल जो नॉलेज है उसको चेक कीजिए, उसके बाद आप ग्लोबल लेवल पर जाइए। तो ये था। नेक्स्ट है इसमें सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट की बात की गई है, कि मतलब बच्चे को जो है पर्यावरण के प्रति, यानी कि प्राकृतिक और सामाजिक जो उसका पर्यावरण है उसके प्रति उसमें कैसे एडजस्ट होना है, ये हमें सिखाना है। तो एनसीएफ जो है ये कहता है कि करिकुलम डिजाइनिंग में या फिर पढ़ाने में हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किस तरह से प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण है उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना है।
है। उसके बाद लिविंग इन हार्मोनी, ये भी सिखाना है बच्चे को कि कल्चर ऑफ पीस डेवलप करना है, मतलब एक ऐसी संस्कृति डेवलप करनी है जहाँ पे बच्चा जो है शांति को इंपॉर्टेंस दे। मतलब अगर युद्ध और शांति में से चुनना पड़े तो बच्चा ये कहे कि हाँ भाई हमें शांति चाहिए। और शांति कैसे होगी, जब आप उसको वैल्यूज सिखाएंगे कि कैसे हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, आपस में कंपटीशन भी करना है तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं उससे आगे निकलूँ, कंपटीशन अपने आप से करे बच्चा कि मेरा लेवल ये था तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ना कि किसी और से चिड़े कि इस चीज़ को लेकर कि उसके ज़्यादा नंबर आ गए, मेरे कम नंबर आए हैं, अब की बार मैं उसको हराऊंगा। इस टाइप की भावना डेवलप ना करे, उनको हार्मनी सिखाए, मतलब कि आपस में मिलजुल कर उनको रहना सिखाए। तो ये जो कल्चर ऑफ पीस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चा जब तक शांति को महत्व नहीं देगा वो कैसे सीखेगा कि हार्मनी में कैसे रहना है। आपने देखा हो कि बच्चे थोड़े से नेचर उनका कैसा होता है कि वो लोग लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करने लगते हैं। कभी आपको अपने क्लास में अगर पढ़ाया है तो पता होगा कि बच्चा मिनट मिनट में जो है बच्चों की लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें इन्हीं चीज़ों को कम करना है और ये हमें वैल्यूज़ क्रिएट करनी होगी क्लासरूम एनवायरनमेंट में। उनको ये सिखाना होगा कि इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा शांति अच्छी होती है। तो एक कल्चर ऑफ पीस का जो एनवायरनमेंट है वो हमें डेवलप करना है, क्योंकि अगर राष्ट्र का विकास करना है तो हमें पीस जो है वो बच्चों के अंदर इसकी जो थिंकिंग है वो डेवलप करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें बात की गई है डेमोक्रेटिक वैल्यू, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि अवसर की समानता हो गई या सबको बराबर समझना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सब लोग समान हैं। और स्कूली शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें भी कुछ विषमताएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि जो गरीब घर के बच्चे आते हैं या फिर जो अमीर घर के बच्चे हैं, इन दोनों के बीच भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। क्लास के बच्चे करने लगते हैं या फिर टीचर भी करने लगते हैं या फिर स्कूल का सिस्टम करने लगता है। तो इस तरह से एक माहौल क्रिएट हो जाता है जिसमें जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको एक तरह से सेफ फील नहीं होता है। साथ ही साथ जो डिस्पैरिटीज़ चल रही होती हैं सोसाइटी में, ऊंच नीच की, उन चीज़ों को हमें बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करने देना है स्कूल में या क्लासरूम में। और उनको बल्कि ये सिखाना है कि हर इंसान जो है वो समान, उसको ईश्वर ने समान बनाया है। साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, जस्टिस की धारणा उसके अंदर डेवलप करनी है। उसके बाद विचारों की स्वतंत्रता, या फिर वो किस तरह से अपने स्वतंत्र विचार रख पाए और इस चीज़ को दूसरों को भी मौका दे, मतलब खुद भी स्वतंत्रता का आनंद ना उठाए बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता को भी रिस्पेक्ट करे, दूसरों को भी लिबर्टी दे, ये हो गया। या फिर बंधुता की भावना हो गई, फ्रेटर्निटी की भावना हो गई। तो ये हमारे अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप प्रियम्बल एक बार पढ़ेंगे, भारत संविधान की अगर प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। और हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारी इंडिया की जो एक डाइवर्स कंट्री है, वो कल्चरल डाइवर्सिटी को बच्चा रिस्पेक्ट करे, ना कि ये ऊंच नीच की भावना उसके अंदर आए कि तुम्हारा कल्चर ऐसा है, हमारा तो इतना अच्छा है, इस टाइप की चीज़ें ना हो। बल्कि जो विविध संस्कृति जो वाला समाज है, हमारा भारतीय समाज है, जो कि बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, किसी की अलग वेशभूषा है, किसी का अलग धर्म है, किसी की अलग भाषा है, तो इसको रिस्पेक्ट करना बच्चा सीखे क्लासरूम में भी और अपने बाहर भी। तो इससे जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज होगी और क्लास में भी डेमोक्रेटिक एक एनवायरनमेंट बनेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी और कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं जो एनसीएफ जो है वो बात करता है, जिनके बारे में अब हम एक और आयाम के बारे में देखेंगे जो इस चैप्टर में बात की गई है, जिसके बारे में वो है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्ता के आयाम। एक तरह से देखिए, क्वालिटी एजुकेशन अपने आप में ही एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब बस सिर्फ बच्चे के परफॉर्मेंस तक ही सीमित नहीं है कि बच्चा कितने अंक लेके आ रहा है। ये क्वालिटी कभी भी नहीं होती एजुकेशन में कि बच्चे ने 100 में से 98 मार्क्स ले लिए, बस यहीं तक हमारी क्वालिटी एजुकेशन है। नहीं, देखिए रोट मेमोराइजेशन के थ्रू भी अंक लाए जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, काफ़ी डायमेंशंस की बात की गई है कि क्वालिटी एजुकेशन जो परखने की बात है वो कई चीज़ों पर निर्भर करती है। और एक चीज़ ये भी है कि क्वालिटी एजुकेशन में जो मैंने अभी आपको प्रिंसिपल्स बताए थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होगी, कल्चरल डाइवर्सिटी, पीस, हार्मोनी, ये सब क्वालिटी एजुकेशन का इंडिकेटर है। इन चीज़ों का कितना विकास आप बच्चे में कर पाए हैं वो सब भी क्वालिटी एजुकेशन का एक पैरामीटर है। तो देखते हैं इसमें इस चैप्टर में क्या बात की गई है। एक तो इसमें सबसे पहले बात की गई है जेपी नायक के एल्यूसिव ट्रायंगल की, या फिर जिसको हम कहें दुराग्रह त्रिकोण जो है, अगर हिंदी में इसको देखेंगे तो एल्यूसिव ट्रायंगल। ये क्या ट्रायंगल है? इसमें इक्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी, तीनों स्ट्रक्चर्स की बात की गई है कि इक्वालिटी भी होनी चाहिए, फिर क्वांटिटी भी होनी चाहिए एजुकेशन में, और साथ ही साथ क्वालिटी भी होना चाहिए। तो ये तीनों पर्सपेक्टिव पे जेपी नायक जी हैं उन्होंने बात की है कि गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें ही आपके शिक्षा के क्षेत्र में होनी चाहिए। क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए और साथ में इक्वालिटी भी होनी चाहिए, समानता। उसके बाद और चीज़ों के बारे में बात की गई है।
हालांकि जब आप इसको पढ़ेंगे एनसीएफ को तो काफ़ी चीज़ आपको समझने में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे की पॉइंटर्स बता रही हूँ जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस शुड बी ट्रीटेड एज एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी। तो बच्चे की परफॉर्मेंस को भी ट्रीट करना चाहिए क्वालिटी के इंडिकेटर में, लेकिन ओनली यही क्राइटेरिया नहीं है। इसमें बात की गई है कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स को गुणवत्ता का एक स्रोत माना जाता है हमारे देश में, कि प्राइवेट स्कूल्स हैं तो अच्छी एजुकेशन होगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे चाइल्ड परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा एकेडमिक्स में कितना कर रहा है, यहाँ पे ऑल ओवर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, बच्चे की मोरल वैल्यूज़ बच्चे के अंदर कितनी ज़्यादा डेवलप है। तो ऑल ओवर चाइल्ड की जो परफॉर्मेंस होती है, बच्चे के स्वभाव से लेके सब कुछ, ये जो है ये भी क्वालिटी का इंडिकेटर होता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करना है कि किसने कितने अंक पाए हैं, इससे क्वालिटी निर्भर हो जाती है। क्योंकि इसमें बात की गई है कि कैसे निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों में से निजी स्कूल को जो है गुणवत्ता का स्रोत माना जाता है, लेकिन अपने आप में आप निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, ये क्वालिटी एजुकेशन जो है इंश्योर नहीं करती है। नेक्स्ट, प्राइवेट स्कूल्स एजुकेशन इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी। जो मैंने अभी बात की कि प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन हो गई किसी बच्चे की, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने क्वालिटी एजुकेशन ले ली। लैक डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ क्लासेस। देखिए, सबसे बड़ी प्राइवेट स्कूल्स में क्या कमी होती है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चे ही वहाँ पर पढ़ते हैं, जो पे कर सकते हैं उनको एजुकेशन सिस्टम को, मतलब जितनी फीस पे कर सकते हैं, जितना हाईली आप पेड होंगे, आपकी सैलरी जितनी अच्छी होगी, आप उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे बच्चे की एजुकेशन में, तो ऑब्वियसली आप प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे बच्चे को ताकि उसको और अच्छे अच्छे मौके मिले। कई प्राइवेट स्कूल्स का एक तरह से ब्रांड बन गया है और ये एजुकेशन उन लोगों ने कमर्शलाइज कर दिया है। फॉर एग्जांपल जीडी गोयनका का एग्जांपल है, या काफ़ी स्कूल्स हैं ऐसे जो मतलब कि एक तरह से ब्रांड्स बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल एजुकेशन जो है उसमें डाइवर्सिटी नहीं होती है, जो इंडिया का मेन है। मतलब आपको पता है कि हमारे देश में कल्चरल डाइवर्सिटी है, इंडिया डाइवर्स कंट्री है, तो वो चीज़ से तो बच्चे लैक हो जाते हैं हमेशा, मतलब लैकिंग करते हैं वो चीज़, उसमें उन चीज़ की कमी रहती है बच्चों के अंदर कि बच्चे कल्चरल डाइवर्सिटी को एंजॉय नहीं कर पाते। फिर एक तरह से हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हम प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, हम इतने एफ्लुएंट फैमिलीज से आते हैं, तो जो दूसरे तबके के बच्चे होते हैं उनको वो हीन भावना से देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये सेग्रीगेशन कर देते हैं प्राइवेट स्कूल बच्चों का, मतलब कि बच्चों के अंदर तो डेवलप होता ही है, साथ साथ सोसाइटी पर भी इसका फ़र्क पड़ता है। तो इस बारे में भी इसमें बात की गई है। उसके बाद बात की गई है इसमें कि फिज़िकल रिसोर्सेज, यानी कि जो भौतिक संसाधन होते हैं, आपकी बिल्डिंग हो गई, क्लासरूम्स हो गए, फिर आपकी अलमीराज होगी क्लास में, या फिर आप कितने इक्विपमेंट जो हैं बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से क्वालिटी का जो इंडिकेटर है नहीं है। देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं कहा गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलकर क्वालिटी इंश्योर करती है। अगर आपका स्कूल बहुत ही अच्छा डेवलप हो गया, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बन गई है और काफ़ी अच्छे उसमें से रिसोर्सेज आ गए हैं, सिर्फ इसी से ही क्वालिटी एजुकेशन नहीं आती है। बेसिकली ये एनसीएफ में बोला गया है, ये नहीं कहा गया कि इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप पहले देखिए, पहले के ज़माने में जो गुरुकुल हुआ करते थे, लोग पेड़ के नीचे भी बैठकर पढ़ते थे, तब क्या क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती थी, बल्कि तब एजुकेशन सिस्टम जो है ज़्यादा अच्छा होता था। उस टाइम पे जो गुरु शिष्य का बॉन्ड था या जो भी चीज़ें थी वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर ये चीज़ें जो हैं हेल्प करती हैं क्वालिटी एजुकेशन लाने में, लेकिन अकेला इंडिकेटर नहीं हो सकता क्वालिटी एजुकेशन का। अब इसमें देखिए, बात की गई है क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर्स। मतलब इसमें एनसीएफ के चैप्टर में बताया गया है कि जो टीचर्स जो अच्छे मतलब कि मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड प्रोत्साहित टीचर्स होते हैं, जो एक्चुअल में टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं, उनसे जुड़े, तो ऐसे टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो। क्योंकि अगर टीचर मोटिवेटेड होगा तो ऑब्वियसली वो बच्चों को भी मोटिवेट कर पाएगा। लेकिन अगर आप टीचिंग में प्रोफेशन में ज़बरदस्ती आए हैं या फिर आप करना नहीं चाहते हैं लेकिन बस कर रहे हैं क्योंकि आपको नौकरी करनी है, सिर्फ इस हिसाब से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है बच्चों पर और एजुकेशन पर उनकी पड़ेगा। क्योंकि टीचर खुद से मोटिवेटेड है नहीं, वो उस उतने प्रयास नहीं करेगा बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का जितना कि एक मोटिवेटेड टीचर करता है। तो यानी कि मोटिवेटेड और क्वालिफाइड टीचर जो है होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड वैल्यूज एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिर से वही बात आ गई है कि आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज़ करनी है। जैसे आप सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्लास में आपने मॉनिटर चुनना है तो आप वहीं पर जो है डिस्कशन कराइए बच्चों से, वोट कराइए उनसे और सबके विचार रखिए। फिर जो कैंडिडेट्स चाहते हैं मॉनिटर बनना उनको स्टेज पर लेके आइए, वो खुद बात करेंगे कि वो क्यों मॉनिटर बनना चाहते हैं। इस तरह से अगर आप मॉनिटर बनने का प्रोसेस देखेंगे तो डेमोक्रेटिक होगा। और अगर आपने अपनी मर्जी से अपने फेवरेट बच्चे को खड़ा कर दिया कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ये मेरी हर बात मानता है, तो मैं तो इसी को मॉनिटर
बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो इससे जो है बच्चों पर गलत इम्पैक्ट जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कराएं। कोशिश क्या, हमें करना ही है अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो। और साथ ही साथ जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू हैं, जैसे पीस होगी, हार्मोनी हो गया, या फिर सोशल जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, इक्विटी हो गया, हमें ये सब जो है वो शामिल करना होगा अपनी क्लासरूम टीचिंग में, तब क्वालिटी एजुकेशन जाकर आएगी। उसके बाद सोशल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, इसमें फिर इस चैप्टर में बात की गई है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में। बच्चों का सोशल कल्चरल बैकग्राउंड या फिर कौन अर्बन और रूरल का एक तरह से इसमें जिक्र किया गया है। तो इसमें सोशल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन में बात की गई है सोशो कल्चरल बैकग्राउंड की, कि डिफरेंट कम्युनिटी से जो है बच्चे आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हर बच्चे को जो है अपना एक महत्व दिया जाए, कि हाँ उसका क्लास में एक महत्व है, और वो भी एक तरह से इस्टेब्लिश्ड बच्चा है क्लास का, जिसकी भी बात सुनी जाएगी। आपको ये नहीं दिखाना है कि नहीं तुम तो बात ही मत करो, तुम्हारा तो खानदान ऐसा है, तुम्हारा तो घर ऐसा है। इस चीज़ की चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल भी कक्षा में नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हम जेंडर की बात करते हैं, लिंग की बात करते हैं, तो इसमें यही बात आती है कि जो लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, या जो उनके वर्क का सेग्रीगेशन कर दिया जाता है कि लड़के ये काम कर सकते हैं, अच्छा लड़कियां रजिस्टर अच्छे से सुंदर सजा देंगी, क्लास की सजावट लड़कियां कर देंगी, और अगर फर्नीचर इधर उधर करवाना है तो हम लड़कों से करवाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी है, मतलब इक्वली जो है उनको मौका देना है हर चीज़ करने का, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उसको काम देना है। तो इस तरह से सोशल कंटेक्स्ट जो एजुकेशन का है उसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो आप सोच सकते हैं जेंडर बायसेंस नहीं करना है, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड के बेस पे हर बच्चे को जो है उसकी सहभागिता होनी चाहिए, हर बच्चे को ये लगना चाहिए कि हाँ उसकी इंपॉर्टेंस है क्लास में। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे होते हैं या फिर शहरी क्षेत्रों के बच्चे होते हैं, तो हर तरह के बच्चों का समायोजन जो है हमें कक्षा में करना ही करना है। तो ये हमारे सोशल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन कहता है, मतलब जितने भी सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज होते हैं हमारे, उन सबको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर ये बात भी की गई है कि किस तरह से सोसाइटी में जो है डिस्पैरिटीज़ हैं, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का जो एरा चल पड़ा है, यानी कि भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है, जिससे जो है पूरा विश्व एक वैश्विक गांव में कन्वर्ट हो गया है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, निजी स्कूल्स हैं, उनकी मनमानी होने लगी है, और पेरेंट्स जो हैं वो एक तरह से जो जिम्मा है सरकार, जो एजुकेशन का जिम्मा है, आप देखिए वो धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है गवर्नमेंट से, एक तरह से पेरेंट्स पर, समुदाय की तरफ जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो निजी स्कूल में एडमिशन कराएं, निजी स्कूल के लिए डोनेशन देनी पड़ती है, साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसे में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, बस वो बचते हैं जो नहीं करा पाते हैं एडमिशन, और वो उन बच्चों को भेजते हैं सरकारी स्कूलों में। लेकिन सरकार का दायित्व जो है वो कहीं एक हद तक लिमिटेड होता जा रहा है कि एजुकेशन पर, आप देखिए इंडिया में ही एजुकेशन पर जो GDP का खर्चा है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम परसेंटेज में है। तो इस तरह से जो है एजुकेशन की तरफ एक तरह से पूरा ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अब थोड़ी सी चीज़ें बदलने शुरू हो गई हैं, मतलब लोग समझ रहे हैं शिक्षा का महत्व, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें और चीज़ों के मुकाबले, तो एजुकेशन पर जो चीज़ें होनी चाहिए, जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए एफर्ट्स होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं। निजी स्कूल आज भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कमर्शलाइजेशन उन लोगों ने कर दिया एजुकेशन का, एक तरह से एजुकेशन अब बिकने लगी है, और कौन कितना पैसा देकर उसको खरीद सकता है डिपेंड करता है इस पर। तो पेरेंट्स जो है वो मजबूर हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स, ऑब्वियसली आपको पता होगा सरकारी स्कूल का जो एक माहौल की बात की जाती है उसके खिलाफ जो है डिस्करेजमेंट ही है एक तरह से, जो पेरेंट्स के मन में भी है, तो वो चाहते हैं कि बच्चे को निजी स्कूल में ही पढ़ाया जाए। और इस चक्कर में क्या होता है कि ज़्यादा बस पैसों की होड़ चल जाती है, और कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दिया जाता है, और इससे जो है केवल पेरेंट्स ही नहीं बल्कि बच्चों पर भी तनाव पड़ता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स का एक जो माहौल है, वहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो बच्चों में भी एक तरह से तनाव का माहौल जो है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बात की गई है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है। 74th एंड 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो स्थानीय स्वशासन से गाँवों में, और ये जो है ये अर्बन क्षेत्रों में रिलेटेड है, यानी कि MCD वगैरह से रिलेटेड है ये 74th अमेंडमेंट। तो इनके थ्रू जो एजुकेशन है वो स्थानीय समुदाय की एक तरह से जिम्मेदारी हो गई थी कि गाँव की एजुकेशन को संभाल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन अभी जो जितने भी असमानताएं विद्यमान हैं हमारी सोसाइटी में, गरीब अमीर की, या फिर अगर जातिगत भेदभाव देखें, या फिर सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत सारे चैलेंजेस है इस सोशल स्ट्रक्चर में हमारी सोसाइटी के में, जिसकी वजह से, उन चैलेंजेस की वजह से एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा धक्का ज़रूर लगता है। क्योंकि जब ये समाज में विषमताएं मौजूद रहती हैं तो एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता है। तो और जितने भी NCFs वगैरह हैं तो उसमें भी इन चीज़ों को काफ़ी कम हाईलाइट किया गया। तो ये भी अपने आप में एक बहुत मेन मुद्दा है कि हम एजुकेशन को कैसे
से घर घर तक, और एक क्वालिटी एजुकेशन को जो है घर घर तक कैसे पहुंचाएं, ताकि गरीब से गरीब इंसान का बच्चा भी जो है स्कूल में आए, पढ़े और एक क्वालिटी एजुकेशन जो वो ग्रहण करें। देखिए लास्ट में इसमें बात की गई है एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लक्ष्य क्या होने चाहिए, वो क्या आपको प्रोवाइड करते हैं और वो क्या होने चाहिए, इसके बारे में लास्ट सेक्शन में इस चैप्टर की बात की गई है। तो अगर एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो आपके सामने देखा, आप DSSB के पेपर्स उठाइए, CTET के पेपर उठाइए, तो ज़रूर क्वेश्चन आते हैं कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए। 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, चारों में से कोई 2 आपको कन्फ्यूज़ ज़रूर करेंगे। तो अगर आप इसके लास्ट सेक्शन को पढ़ेंगे, शिक्षा के उद्देश्य से है ये, हिंदी मीडियम की किताब में 1.7 करके एक कॉलम है, ऐसे इंग्लिश में 1.7, तो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपको बहुत अच्छी समझ बनी है और पेडागोजी में बहुत हेल्प करता है। तो देखिए एम्स ऑफ एजुकेशन क्या महत्व है एम्स ऑफ एजुकेशन का। पहली चीज़ को दे सर्व एज गाइडलाइंस, तो एक तरह से वो गाइडलाइंस है हमारे लिए, ठीक है, वो गाइडलाइंस है जिनके थ्रू जो है हमारा करिकुलम डिज़ाइन होता है, हमारा सिलेबस डिज़ाइन होता है, हमारी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है या क्या क्या एक्टिविटीज़ टीचर कराएगा, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन। अगर हमने एम्स ऑफ एजुकेशन अपने फिक्स कर ले कि हाँ हमें ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इस फिक्स कर लिया कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाना है, हम अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनके थ्रू जो है ये मॉरल, ये नैतिक वैल्यूज़ जो हैं उसमें इंक्रीज़ करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लाने के लिए। हर चीज़ से, भले आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, तो आप कोशिश हमेशा करेंगे कि आपका जो मेन एम है, आपको एक अच्छा नागरिक बनाना है उन्हें देश का, तो वो आप हमेशा हाईलाइट करेंगे। तो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। रिफ्लेक्ट द करंट नीड्स ऑफ सोसाइटी, देखिए जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो चेंज भी होते रहते हैं, अभी सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, पहले क्या थी, इस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे सोसाइटी की नीड बदलती रहती है, हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन भी बदलते रहते हैं। हालांकि जो मेन मुख्य मुद्दे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी आपको डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला बताया, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो बच्चे के अंदर इन्हांस करनी है, तो वो तो चेंज नहीं होगा। लेकिन और जो नीड्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन आ गया, कॉम्पिटिशन आ गया, और जैसे अब MSME सेक्टर आया है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें व्यापारी बनना है, हमें रोजगार देना है, रोजगार के पीछे नहीं भागना बल्कि रोजगार देना सीखना पड़ेगा। तो इस तरह से एजुकेशन की जो सोसाइटी की नीड्स जो हैं वो चेंज होती हैं, तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी चेंज होता है। नेक्स्ट, हेल्प टीचर्स, मतलब ये ही टीचर्स को हेल्प करता है टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को एक तरह से डिफाइन करने में, अपने टारगेट सेट करने में, अपने क्या आपको अचीव करना है एक पर्टिकुलर सेशन में, पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या बच्चों से निकलवाना है, तो इस तरह से ये टीचर को हेल्प करता है लेसन प्लान्स बनाने में, यूनिट प्लान्स बनाने में, हर तरह में। उसके बाद इन्फ्लुएंस द स्टेप्स टेकन टू रीच द एंड, फिर हमारा जो एम है एजुकेशन, जो भी एम है उस तक पहुंचने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ये हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन हमें बताता है। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाने के लिए आप कौन कौन से रास्ते अपनाएंगे, आपको लक्ष्य पे फोकस करके उन रास्तों को भी तय करना पड़ता है। तो ये गाइडलाइंस जो है हमें एम्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए, वो भी इसमें बात की गई है। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी एंड वैल्यूज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी डेमोक्रेसी एंड वैल्यूज़ जिसके बारे में मैंने काफ़ी बात कर ली है, तो ये वैल्यूज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इन्हांस करनी होंगी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हैं ये बच्चे में हमें, ये हमारा एक पर्टिकुलर एम ऑफ एजुकेशन है कि हमें बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाना है। साथ ही सेंसिटिविटी टू अदर्स वेलबींग, दूसरों के प्रति जो है हमें क्या करना है कि दूसरों को भी बच्चा महत्व दे, दूसरों के विचारों की स्वतंत्रता को भी महत्व दे बच्चा। ये नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचे, एनिमल्स के प्रति या फिर पर्यावरण के प्रति, इसमें काफ़ी पर्यावरण एजुकेशन पर बात की गई है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है, ये भी जो है बच्चे को हमें सिखाना होगा कि एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट दे, ठीक है। अदर्स वेलबींग मतलब इसमें इंसान भी आ गए, जानवर भी आ गए, इसमें एनवायरनमेंट भी आ गया, कि सिर्फ अपने पर केंद्रित ना रहकर बच्चे जो हैं ये चीज़ समझे कि दूसरों का भी उतना ही महत्व है और हमें हर चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, और ये चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करनी है, अच्छी चीज़ों को लर्न करना है, कोई बुरी चीज़ है उसको अनलर्न करना है। ओके, अनलर्निंग का मतलब यही है कि आप नेगेटिव चीज़ को अनलर्न कीजिए, जो आपने सीख ली हैं गलती से, जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको आप अनलर्न कीजिए। फिर रीलर्न, एक चीज़ आपने लर्न किया, आप अगर भूल गए दोबारा याद कीजिए उस चीज़ को पढ़िए, उसके बारे में जानिए, ठीक है। जो सोए हुए हमारे जो कर्तव्य हैं उनको जगाइए। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करनी है आपको। इसमें तीनों प्रोसेस होते हैं, लर्निंग भी होती है, अनलर्निंग भी होती है और रीलर्निंग भी होती है। तो तीनों प्रोसेस की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद डेवलप एबिलिटी टू वर्क एंड पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक प्रोसेसेस एंड सोशल चेंज, जितने भी हमारे इकोनॉमिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जितना भी ये
इकोनॉमिक प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी है कि काम को शिक्षा से जोड़ना ज़रूरी है। जैसे कि गांधी जी ने वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी, मतलब सिर्फ शिक्षा ही नहीं देनी, आपको ये बताना है कि आपको आगे शिक्षा को कैसे यूज़ करके अपनी अर्निंग भी कमानी है, ताकि आप कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प कर पाएँ। तो ये भी एक एम्स ऑफ एजुकेशन है हमारा। नेक्स्ट, आपको सोशल चेंज के लिए काम करना है। जितनी भी समाज में विषमताएँ हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, आपको उन सबको दूर करना है। तो ये सोशल चेंज का भी एक एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सारे आंदोलन देखते होंगे अपने समाज में कि हम पर्यावरण को नुकसान होता है, कोई परियोजना आती है तो किस तरह से वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाता है, किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। तो इन चीज़ों के प्रति भी आपको जागरूकता जो है लानी पड़ेगी। उसके बाद एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट फॉर्म्स, यानी कि सौंदर्य व कला के विभिन्न रूपों को समझे, उसका आनंद उठाए और मानव जीवन का जो कि एक अभिन्न अंग है। देखिए, कला, साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी आपको जो क्रिएटिविटी है और इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा एक तरह से दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर आप कला, साहित्य, ज्ञान की या फिर आप दूसरे क्षेत्रों में क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो इनका आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फॉर्म है। तो हमें बच्चे के क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बढ़ाना है, मतलब इनोवेटिव थिंकिंग होती है बच्चे की, कुछ नया उसकी रचनात्मक थिंकिंग जो होती है उसको हमें बढ़ाना है, उसे दबाना नहीं है। केवल उसको एक तरह से रोट मेमोराइजेशन के जो पाथ है उससे भटकाना है उसको, कि रोट मेमोराइजेशन नहीं, बल्कि आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आपको खुद कुछ जो है नई चीज़ें लानी पड़ेगी। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि आप डांस कर लीजिए और ये कर लीजिए तो बस आपका हो गया, नहीं। आपको अगर डांस फॉर्म भी है तो आपको उसको वैल्यू समझनी पड़ेगी। आर्ट फॉर्म है, अगर चित्रकारी भी है तो उसके पीछे छुपी वैल्यू पढ़नी पड़ेगी। वो एक एस्थेटिक फॉर्म जो है आर्ट और डांस की, आपको उसके पीछे छुपी जो एक वैल्यू है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ आप मज़े के लिए कर रहे हैं, नहीं, उसके पीछे छुपे ज्ञान को हमें समझना है। तो गाइज़, ये था चैप्टर 1 का एक तरह से निचोड़। आई होप कि इससे आपको काफ़ी कुछ समझ मिली होगी। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ सकता है। एम्स ऑफ एजुकेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत आपसे यशपाल कमेटी की रिपोर्ट वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर से आ सकती हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में समझाऊँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ अगले चैप्टर्स की वीडियो जानने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।